क्योंकि मुझे फीवर है बहुत तेज, उसकी वजह से मैं कहीं भी कोई क्लास नहीं ले पा रहा, ना यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग कर पा रहे, ना एप्लीकेशन पे रिकॉर्डिंग कर पा रहे। तबीयत सही नहीं है। ठीक है, आज दिन भर भी हमने रेस्ट ही किया है, पर आपकी क्लास हम लेंगे, धीरे धीरे करके बोलेंगे, परेशान मत करिएगा। ठीक है बच्चे? हाँ, ओके। हम लोगों ने पिछली क्लास में ना इन सेंटर पढ़ा था, मैंने इन सेंटर आपको बताया था। इन सेंटर क्या होता है? है ना, ट्राइंगल के इन सर्कल के सेंटर को इन सेंटर कहते हैं। इन सर्कल की रेडियस कैसे निकालते हैं, ये सब हमने आपको लास्ट क्लास में समझाया था। आज की क्लास में हम उस पर बेस्ड और आगे के क्वेश्चंस को और कंसेप्ट को करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चे, चलो शुरू करते हैं आज की कहानी। ठीक है जी, अब यहाँ पे ये ले लेते हैं। हाँ, सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लो, पोजीशन ऑफ इन सेंटर। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे, पोजीशन ऑफ इन सेंटर। इन सेंटर, ठीक है जी। तो पहला है मेरे दोस्तों यहां पर एक्यूट एंगल ट्राइंगल, मतलब पोजीशन ऑफ इन सेंटर। एक्यूट एंगल ट्राइंगल नहीं, पोजीशन इसमें थोड़ा सा बताना है। हाँ सॉरी, ये नहीं, ये हेडिंग नहीं डालना आपको, ये हेडिंग नहीं डालना। मैंने आपको किसी भी ट्राइंगल की इन सर्कल की रेडियस निकालने का कंसेप्ट समझाया है, स्मॉल आर बराबर डेल्टा बटे एस। सॉरी बच्चों, मैं गलत लिख दिया। किसी भी ट्राइंगल के इन सर्कल की रेडियस निकालने का मैंने आपको कंसेप्ट समझा, आर बराबर डेल्टा बटे एस। ये कॉन्सेप्ट भी समझा दिया, प्रूफ भी करा दिया, इस पे सवाल भी करा दिए। अब बच्चों दो स्पेशल ट्राइंगल होते हैं, एक तो राइट एंगल ट्राइंगल और दूसरा इक्विलेटरल ट्राइंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज। राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, और दूसरा इक्विलेटरल ट्राइंगल और समबाहु त्रिभुज। इनकी इन रेडियस आप और जल्दी निकाल सकते हो मेरे प्यारे भाई। इनकी इन रेडियस मेरे दोस्तों आप और जल्दी निकाल सकते हो, राइट एंगल ट्राइंगल की भी और इक्विलेटरल ट्राइंगल की भी। चलो अगला कंसेप्ट समझिए मेरे प्यारे भाई, सब लोग ध्यान से। मान लीजिए स्टूडेंट, हमने आपके सामने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाए, समकोण त्रिभुज बनाया, दिखाई दे रहा है? आप बोलोगे यस सर, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। बच्चों हमने आपके सामने राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, समकोण त्रिभुज बनाया, और इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हमने ये इनसर्कल खींचा। इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हमने ये इनसर्कल खींचा। ये एक ऐसा सर्कल है जो ट्राइंगल की तीनों साइड को अंदर से टच कर रहा है। मान लीजिए ये साइड P है, ये साइड मेरे दोस्तों B है, और ये साइड जो है मेरे प्यारे भाई 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस है। ये हाइपोटेनस है, क्लियर है? आप बोलोगे यस सर एकदम क्लियर है। और ये इस इन सर्कल का सेंटर है आई, ये इस इन सर्कल का सेंटर है आई। तो एक कॉन्सेप्ट आपको ये समझना है कि भैया मान लो कि ये सर्कल है, अगर सर्कल के बाहर किसी बिंदु से टेंजेंट खींची जाती है, ये कॉन्सेप्ट सर्कल में भी यहां पे भी। मान लो सर्कल है और सर्कल के बाहर हमने पॉइंट P से इस सर्कल की दो स्पर्श रेखा खींची, एक तो ये PA पॉइंट A पर और दूसरी टेंजेंट है PB पॉइंट B पर, और ये मान लो सर्कल का सेंटर है। तो सर्कल के बाहर से खींची गई टेंजेंट की लंबाई बराबर होती है, यानी कि जो लंबाई PA की होगी सेम वही लंबाई यहां पर PB की भी होगी। बोलो बात समझे? सर्कल के बाहर से खींची गई स्पर्श रेखाएं इक्वल होती हैं, बराबर होती हैं। पॉइंट P से टेंजेंट PA PB की लंबाई बराबर होगी। मैंने देखिए पॉइंट P से सेंटर O को मिला दिया, क्यों होगी? ये भी सर्कल की रेडियस है, ये भी सर्कल की रेडियस है बच्चों, ध्यान सुनिए, ये भी सर्कल की रेडियस है स्मॉल r, ये भी सर्कल की रेडियस है स्मॉल r। ये 90 डिग्री का एंगल है, ये भी 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल।
तो अगर आप इन दोनों ट्राइंगल को देखेंगे POA और POB, ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। ये ट्राइंगल POA और ये ट्राइंगल POB दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट यानी कि सर्वांग सम है। दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है, दोनों की रेडियस सेम है, दोनों का 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस सेम है। ये हाइपोटेनस जो है PO ये सेम है। आप बोलोगे हाँ सर, यानी कि ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो उसकी वजह से मेरे प्यार भी रेडियस के सामने अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। तो ध्यान से सुनिएगा है भी। और ये दोनों साइड भी बराबर होंगी, PA बराबर PB। क्यों? क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो गए उसकी वजह से। तो ये कारण है सर्कल के बाहर से खींची गई टेंजेंट एक दूसरे के बराबर होती हैं और ये एंगल भी हाफ हाफ हो जाता है। ऊपर थीटा तो नीचे थीटा, एंगल भी आधा आधा हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट है। चलो ध्यान से समझिएगा मेरे भाई। मान लीजिए प्यारे स्टूडेंट कि आपके सामने राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों साइड है जो 90 डिग्री बनाने, ये 90 डिग्री कोण है। 90 डिग्री बनाने वाली साइड जो है मेरे दोस्तों P और B हैं, जिसे हम परपेंडिकुलर बेस कह रहे हैं। और 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस H है। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे यस सर। आप बताइए भाई ये क्या है? ये सर्कल की रेडियस है। ये क्या है बच्चों? ये भी सर्कल की रेडियस है। ध्यान सुनना, बहुत मजा आएगा आपको। ये सर्कल की इन राइट एंगल ट्राइंगल के इन सर्कल की रेडियस है 90 डिग्री का कोण होगा, क्योंकि ये साइड टेंजेंट है, ये रेडियस है। टेंजेंट रेडियस के बीच में 90 डिग्री का कोण। मेरे प्यारे भाई ये सर्कल की रेडियस है स्मॉल r, ये भी 90 डिग्री का एंगल होगा टेंजेंट रेडियस के बीच में। बोलो होगा कि नहीं होगा? आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल होगा। तो यानी कि मेरे प्यारे भाई अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है? ये पूरा सर्कल की रेडियस है, ये भी सर्कल की रेडियस है। और आपको पता है अगर कोई सर्कल की टेंजेंट है रेडियस के बीच में हमेशा 90 डिग्री कोण होता है। तो भाई ये कोण भी 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का है। तो चौथा एंगल भी 90 डिग्री का बन गया। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि यहां पे चारों कोण 90 90 90 डिग्री के हो गए। अगर चारों कोण 90 90 90 डिग्री के हो गए तो आमने सामने की साइड बराबर होंगी। भाई अगर ये स्मॉल r है तो इसके सामने ये वाली लेंथ भी बच्चों क्या बनेगी? स्मॉल r है भाई। अगर ये लेंथ स्मॉल r है तो इसके जस्ट सामने वाली बच्चों ये लेंथ भी क्या बनेगी? स्मॉल r बनेगी। यानी कि मेरे भाई ये कोने में इस स्क्वायर नहीं बन गया, वर्ग नहीं बन गया। ये कोने में स्क्वायर नहीं बन गया क्योंकि चारों कोण 90 डिग्री के हैं और चारों ही साइड स्मॉल r स्मॉल r स्मॉल r स्मॉल r होगी। तो यानी कि अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल का इनसर्कल खींचता हूं तो कोने में हमेशा स्क्वायर बनेगा। याद रहेगा बच्चों आपको, अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल का इनसर्कल खींचता हूं तो कोने में हमेशा स्क्वायर बनेगा, कोने में हमेशा वर्ग बनेगा। बोलो बच्चों हाँ या ना जवाब दीजिएगा। क्या ठीक ठीक आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल यानी कि समकोण त्रिभुज के कोने में के अंदर इनसर्कल खींचते तो कोने में हमेशा एक स्क्वायर बनेगा, वर्ग बनेगा। ये चारों कोण 90 डिग्री के हैं भाई और चारों ही यहाँ पे साइड बराबर होगी स्मॉल r स्मॉल r। ये चारों कोण 90 डिग्री होने की वजह से आमने सामने की भुजाएं भी बराबर होनी चाहिए। आप कहोगे सर यहां तक समझ में आ गया, पर सवाल तो नहीं हुआ ना सर सॉल्व, मतलब कुछ बात तो नहीं बनी अभी। ध्यान सुनेगा मेरे प्यारे भाई, सब बच्चे ध्यान सुनेगा। ये सर्कल है, ये सर्कल है भैया। सर्कल के बाहर ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट से सर्कल की एक टेंजेंट ये खींची गई। सर्कल के बाहर मेरे दोस्तों ये एक पॉइंट है, दिखाई दे रहा? इस पॉइंट से सर्कल की एक टेंजेंट, इस पॉइंट से सर्कल की एक टेंजेंट ये खींची गई है और सर्कल की दूसरी टेंजेंट ये खींची गई है। क्या ये दोनों बराबर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जवाब दीजिए। क्या ये दोनों बराबर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आप बोलोगे सर होनी चाहिए। अब आप खुद सोचो कि भैया ये साइड है बी, ये स्मॉल आर है स्मॉल आर, तो यानी कि ये लेंथ कितनी बची यहां से यहां तक? बी माइनस स्मॉल आर, बी माइनस स्मॉल आर।
तो सर्कल के बाहर इस पॉइंट से ये भी टेंजेंट यहां पे देखो टच कर रही है, तो ये लेंथ भी यहां से यहां तक कितनी आ जाएगी मेरे भाई, बी माइनस स्मॉल आर आ जाएगी कि नहीं? आप बोलोगे यस सर आ गई। इसी तरीके से सर्कल के बाहर आपको यहां पर ये पॉइंट दिख रहा है, ये पॉइंट सर्कल के बाहर दिख रहा है। इस पॉइंट से मेरे भाई सर्कल की ये एक टेंजेंट है जो सर्कल को यहां टच कर रही है यहां पे, और ये सर्कल की दूसरी टेंजेंट है। क्या इन दोनों की लंबाई सेम होगी कि नहीं, जो ग्रीन लेंथ मैंने आपके सामने खींची है? आप बोलोगे सर बिल्कुल होगी, आपने कहा है। ये समकोण त्रिभुज की भुजा P है, ये स्मॉल r है, तो ये भुजा कितनी बची, P माइनस स्मॉल r। P में से स्मॉल r घटा देंगे, पूरी साइड P है, ये स्मॉल r है, P माइनस स्मॉल r। तो यहां से यहां तक ये लेंथ भी कितनी आएगी बच्चों, P माइनस स्मॉल r। मुझे नहीं लगता यहां तक कोई डाउट है, सबको बात क्लियर है। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल का क्या है बच्चों, हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस। ठीक है, अब अगर मैं कंप्लीट जोड़ता हूं, ये P माइनस आर, ये B माइनस आर, इनको ऐड कर देते हैं तो क्या आ जाएगा बच्चे, P माइनस स्मॉल आर प्लस B माइनस स्मॉल आर बराबर बराबर ये क्या आ जाएगा, H। ये H आ जाएगा। ठीक है जी। अब यहां पे आ गया P प्लस B, इन दोनों का सम ही तो, ये वाली लंबाई प्लस ये वाली लंबाई, क्या राइट एंगल ट्राइंगल के हाइपोटेनस के बराबर। P प्लस बी माइनस आर और माइनस आर माइनस 2r आ गया, बराबर आ गया बच्चों H। ये H इधर आएगा, तो P प्लस बी माइनस H बराबर माइनस 2r चला जाएगा राइट साइड में, बराबर 2r। तो यहां से स्मॉल r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इन सर्कल की रेडियस स्मॉल r की वैल्यू P प्लस बी माइनस H बटे 2। राइट एंगल ट्राइंगल की सर्कल की रेडियस क्या आएगी, स्मॉल r बराबर P प्लस बी माइनस H बटे 2। P प्लस बी माइनस H बटे 2, ये आ गया कॉन्सेप्ट। दिस इज द कॉन्सेप्ट राइट एंगल ट्राइंगल की डायरेक्ट रेडियस निकालने के लिए। बच्चों क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? यानी कि देखो किसी भी कोई भी ट्राइंगल हो, कोई भी ट्राइंगल की इन रेडियस आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, लेकिन इसमें टाइम तो लगता है। अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसकी इन रेडियस और जल्दी निकाली जा सकती है। कौन से फॉर्मूला से, इस वाले फॉर्मूला से, स्मॉल r बराबर P प्लस बी माइनस H बटे 2। मुझे लगता है मेरे हर एक भाई को यह बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। ओके, चलो एक कॉन्सेप्ट यहां पे और बनता है, ये ज्योमेट्री के सबसे फेमस कंसेप्ट में सबसे फेमस जो अब जो चलेंगे मेरे भाई, ये राइट एंगल ट्राइंगल का इंसेंटर है। ये समकोण त्रिभुज का क्या है बच्चों, इंसेंटर है। मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, प्रूफ भी करवाऊंगा कि राइट एंगल ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर ये होता है जहां 90 डिग्री का कोण बनता है। जो राइट एंगल ट्राइंगल का 90 डिग्री एंगल है वही राइट एंगल ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर या हिंदी में लंब केंद्र होता है। ये मैं आगे आपको समझाऊंगा, प्रूफ भी कराऊंगा मेरे भाई। अभी के लिए बस आप रट लो, कुछ मत पूछो, बस ये ध्यान रखो कि सर कह रहे हैं तो सही बात है कि समकोण त्रिभुज का ऑर्थो सेंटर या हिंदी में लंब केंद्र यहां होता है जहां 90 डिग्री का कोण बनता है। क्यों होता है कुछ दिनों बाद मैं आपको बताऊंगा। अब अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल के ऑर्थो सेंटर और इन सेंटर को मिलाऊं तो आप मुझे बताओ कि ये ऑर्थो सेंटर और इन सेंटर को मिलाने से ये जो डिस्टेंस बनी है, बताओ ये डिस्टेंस क्या होगी, ये वाली डिस्टेंस जल्दी से बताओ। ये राइट एंगल ट्राइंगल के ऑर्थो सेंटर और इन सेंटर के बीच की दूरी है, ये स्क्वायर का डायगोनल है। अगर स्क्वायर की साइड r है तो पाइथागोरस थ्योरम आप लगाओगे तो डायगोनल क्या आ जाएगा, √2r। तो याद कर लीजिए, और ये कॉन्सेप्ट केवल राइट एंगल ट्राइंगल के लिए, किसी और ट्राइंगल के लिए नहीं। डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर एंड इन सेंटर, डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर एंड इन सेंटर। राइट एंगल ट्राइंगल में ऑर्थो सेंटर और इन सेंटर के बीच की जो दूरी होती है वो √2r के बराबर होती है।
सब बच्चों ने कॉन्सेप्ट लिख लिया। इन राइट एंगल ट्राइंगल, ये कॉन्सेप्ट राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ही है। समकोण त्रिभुज के ऑर्थो सेंटर और इन सेंटर के बीच की दूरी √2 स्मॉल आर। स्मॉल आर क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल के इन सर्कल की रेडियस √2r। ये आपको ध्यान रखना है बच्चे, याद रखना है, ठीक है। चलो, तो ये बात हुई राइट एंगल ट्राइंगल के लिए, है ना। इसको समझाने के लिए, ये कॉन्सेप्ट है, इसको समझाने के लिए ये बेसिक कॉन्सेप्ट लगा है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको प्रूफ करा दिया। आगे से याद रखना कि सर्कल के बाहर किसी पॉइंट पी से अगर आप टेंजेंट खींचोगे मेरे प्यारे भाई, तो उनकी लंबाई बराबर होती है। अगला, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल की इन रेडियस भी आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं 1 सेकंड में। इक्विलेटरल ट्राइंगल की इन रेडियस भी आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं मात्र 1-1.5 सेकंड में। ठीक है बच्चे, चलो। इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर मैं आपको एक खास बात और भी बताऊंगा कि भैया ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। हमने आपके सामने समबाहु त्रिभुज बनाया ABC। बच्चों ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है ABC। इसकी तीनों साइड बराबर है, स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए। तीनों एंगल भी बराबर होंगे 60-60 डिग्री के। इसके तीनों एंगल भी बराबर होंगे 60-60 डिग्री के, ठीक है जी। बच्चों अगर मैं इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की मानो ये हाइट खींचता हूं, मैंने इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट खींचा है, हाइट 90 डिग्री का कोण। बोलो, आप बोलोगे हाँ सर। अगर ये 90 डिग्री का एंगल है मेरे प्यारे भाई, तो देखो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल का हर एक एंगल 60 डिग्री का होता है। ये भी 60 डिग्री का होगा, आप बोलोगे यस सर ये भी 60 डिग्री का होगा। ये क्या है बच्चों? ये 30 डिग्री का होगा, आप बोलोगे हाँ जी सर। ये भी 30 डिग्री का होगा, आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। तो आप मुझे एक बात बताइए प्यारे बच्चे, हैं, लिख लीजिएगा कि स्मॉल ए है। क्या आपको यहां पे दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं दिख गए? दो राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहे हैं आपको, ए डी बी, ये 90 डिग्री का कोण, और दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिख रहा है ए डी सी। दोनों राइट एंगल ट्राइंगल में 30-60-90 30-60-90 होगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल का हर एक एंगल 60-60 डिग्री का होता है। ये 60 ये 60, ये 90 डिग्री है, 60 डिग्री तो 30 डिग्री बचेगा। ये 90 डिग्री 60 डिग्री तो 30 डिग्री बचेगा। इसका मतलब ये लाइन एंगल बाइसेक्टर भी हो गई प्यारे बच्चों। बोलो बात को समझे। यहां पे जो दो ट्राइंगल दिख रहे हैं ए डी बी ए डी सी कॉन्ग्रुएंट नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है, दोनों का 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस सेम है। ये साइड भी स्मॉल है, ये साइड भी स्मॉल है, दोनों में ये वाली साइड कॉमन है एडी, तो आरएचएस की प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो 30 डिग्री के सामने यानी कि ये वाली साइड और ये वाली साइड भी इक्वल होगी। अगर ये साइड स्मॉल ए है इक्विलेटरल ट्राइंगल की, तो ये कितना आ जाएगा a/2, a/2, और ये साइड भी कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों a/2। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल से a/2। यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर कोई भी समस्या नहीं है, मैं बात को अच्छी तरीके से समझ गया। ये एडी क्या है बच्चों? ये एडी इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट है। ये एडी क्या है बच्चों? इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट है। यस और नो जवाब दीजिएगा। बताओ इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट क्या आ गई? अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पे राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये a/2 है। आपको मैंने पढ़ा है कि 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट होता है, 60 डिग्री के सामने √3 यूनिट होता है, 90 डिग्री के सामने 2 यूनिट होता है। रेशियो पढ़ा चुका हूं। अगर 1 यूनिट की वैल्यू a/2 है, 1 की वैल्यू 1/2 है, तो √3 यूनिट की वैल्यू आएगी √3 a/2। अगर 1 यूनिट का मान a/2 है, 30 डिग्री के सामने a/2 है, तो 60 डिग्री के सामने √3 गुना होगा। 30 डिग्री के सामने अगर 1 यूनिट है तो 60 डिग्री के सामने √3 यूनिट होगा। 30 डिग्री के सामने अगर a/2 है तो 60 डिग्री के सामने √3 गुना होगा मेरे भाई, √3 a/2। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं, √3 a/2। किसी को कोई समस्या? यहां तक मुझे नहीं लगता किसी को कोई भी समस्या है। यानी कि इक्विलेटरल ट्राइंगल की क्या हाइट का फॉर्मूला आ गया, हाइट का।
कॉन्सेप्ट आ गया। यस और नो आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। राइट, मैंने आपको पढ़ाया ना 30 60 90 साइन रूल में पढ़ाया है। तो बच्चों अगर मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालूं, बताइए जल्दी से, अगर स्टूडेंट हम इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया या क्षेत्रफल निकालें, तो किसी भी ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 बेस गुणा हाइट। तो 1/2 बेस, बेस कितना समबाहु त्रिभुज का, ये स्मॉल ए, स्मॉल ए। इस बेस के ऊपर हाइट कितनी है, √3a/2, √3a/2। तो एरिया आ जाएगा √3a²/4, √3 a²/4, √3/4 a², ये एरिया आ जाएगा। बोलो हाँ, ये समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला आ गया, √3/4 a²। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट देखो मैंने यहां बता दिया है, ये कॉन्सेप्ट अब मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। आगे जब हम स्पेसिफिक ट्रायंगल पढ़ेंगे तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा, मैं अब ये नहीं बताऊंगा प्यारे बच्चे। क्लियर है, लिख लीजिए कॉपी में सब स्टूडेंट्स। अब जैसे ना ये चीज मुझे कई बार बतानी पड़ती है। अब जैसे हम मेंसुरेशन पढ़ेंगे, मेंसुरेशन में भी मेरे दोस्तों ये चीज मुझे बतानी पड़ेगी, कई कई बार हो जाती है। कोई बात नहीं, आपके लिए कुछ भी करेंगे बच्चों। तो ये याद कर लीजिए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट √3/2 और एरिया होता है √3a²/4। हमें नहीं लगता यहां तक किसी को कोई डाउट है, सब बच्चों ने सब कुछ लिख लिया कॉपी में। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी। चलो ये हटा देता हूं मैं। समझने वाली बात यह है कि भाई ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की मैंने हाइट खींची थी, ये मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट खींची थी AD, ये हाइट खींची थी AD। ये सेम हाइट AD हाइट भी है, ये एंगल A का बाइसेक्टर भी है, दिखाई दे रहा है। ये AD जो है मीडियन भी है मेरे भाई, मीडियन भी है। ठीक है, भुजा BC की माध्यिका भी है, ये भुजा BC के ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है। BC का मिड पॉइंट है ना, मिड पॉइंट से लाइन जा रही है और मिड पॉइंट पे परपेंडिकुलर भी है। तो चारों काम ये एक ही लाइन कर रही है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये हाइट भी है, ये एंगल ए का बाइसेक्टर भी है, ये AD भुजा BC की मीडियन भी है, ये AD भुजा BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है। सेम टू सेम चीज अगर मैं यहां एंगल B से मेरे दोस्तों में हाइट खींचता हूं, एंगल B से, अगर मैं एंगल B से हाइट खींचता हूं मेरे प्यारे भाई ध्यान सुनिएगा, अगर मैं एंगल B से हाइट खींचता हूं, ये BE, तो मेरे प्यारे भाई ये लाइन भी आपकी मीडियन भी, ये हाइट भी है, ये एंगल B का बाइसेक्टर भी होगी, ये लाइन मीडियन भी होगी, ये लाइन भुजा AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होगी। समझ पा रहे हैं? यानी कि देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल में थोड़ा सा फर्क है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो अगर आप ये वाली लाइन खींचोगे तो ये लाइन चारों काम करती हैं, बाकी दोनों लाइन चारों काम नहीं करेंगी। लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल में आप किसी भी वर्टेक्स से, चाहे A से, चाहे B से, चाहे C से, अगर आप हाइट खींचते हैं तो वही लाइन हाइट बनेगी, वही मीडियन बनेगी, वही एंगल बाइसेक्टर बनेगी, वही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनेगी। अगर आप पॉइंट C से मेरे दोस्तों यहां पर हाइट खींचते हैं भुजा AB पर CF, तो ये लाइन जो है मीडियन भी बन जाएगी, ये भुजा एंगल C का बाइसेक्टर भी होगी। ठीक है जी, एंगल C का बाई, और ये जो है साइड AB के ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होगी। चारों काम, चाहे आप वर्टेक्स A से खींचो, चाहे वर्टेक्स B से, चाहे वर्टेक्स C से, तीनों वर्टेक्स से हाइट ही एंगल बाइसेक्टर भी बनेंगी, मीडियन भी बनेंगी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी बनेंगी। यानी कि तीनों एंगल बाइसेक्टर जो है यहां पे काट रहे हैं, यहां पॉइंट I पर, यहां काट रहे हैं पॉइंट I पर, यहां काट रहे हैं तीनों जो है, तीनों एंगल बाइसेक्टर एक दूसरे को यहां काट रहे हैं। तो ये पॉइंट क्या होगा बच्चों, ये पॉइंट ट्रायंगल का इन सेंटर होगा। मैं आपको बता दूं, ध्यान से सुनिएगा, सब स्टूडेंट्स लोग ध्यान से सुनिएगा प्यारे बच्चे, तीनों एंगल बाइसेक्टर यहां काट रहे हैं ABC के, ये इन सेंटर है। तीनों माध्यिकाएं भी यहां पे काट रही हैं, तीनों साइड की मीडियन, ये पॉइंट ही सेंट्रॉइड है। समझ में आए बच्चे? तीनों मेरे दोस्तों हाइट भी यहां पे काट रही हैं, तीनों हाइट भी इसी बिंदु पे काट रही है, ऑर्थो सेंटर भी है।
इक्विलेटरल ट्राइंगल की मेरे प्यारे भाई तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी यहां पे काट रहे हैं, सरकम सेंटर भी है, यानी कि इक्विलेटरल ट्राइंगल अकेला ऐसा स्पेशल ट्राइंगल है जिसके चारों सेंटर एक ही जगह होते हैं। ये आगे जाके आपको और डिटेल में पढ़ने को मिलेगा और डाउट्स आपके थोड़े बहुत क्लियर होंगे। बाकी आप कोई ट्राइंगल बनाओ, उसके चारों सेंटर की पोजीशन अलग अलग होती है, लेकिन इक्विलेटरल ट्राइंगल के चारों सेंटर एक ही जगह होंगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि सारी के सारे एंगल बाइसेक्टर, सारी की सारी हाइट, सारी की सारी मीडियन, तीनों भुजाओं के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सब माल एक ही है और सब एक ही जगह जाके काट रहा है। इसलिए कारण है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के चारों सेंटर्स एक ही जगह होते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल के चारों सेंटर्स एक ही जगह होते हैं। तो मुझे लगता है आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई है, क्लियर है। आप बोलोगे यस सर एकदम क्लियर है, कोई भी परेशानी नहीं है। नाउ लिसन केयरफुली, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल का इन सेंटर है। इन सेंटर की तीनों साइड से डिस्टेंस बराबर होती है। इस इन सेंटर की साइड बीसी से डिस्टेंस क्या है? स्मॉल आर। तो ये लेंथ ही तो स्मॉल आर है। अभी आप कोई भी ट्राइंगल बनाओ, इन सेंटर तीनों साइड से बराबर दूरी पर होता है। ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ, तीनों लेंथ बराबर होगी, स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर, और यहीं से एक सर्कल भी जाएगा। तो है ना, ये जो लेंथ है स्मॉल आर है मेरे भाई। ये क्या है? ये लेंथ आपकी इक्विलेटरल ट्राइंगल की इन रेडियस है। ये लेंथ क्या है? इक्विलेटरल ट्राइंगल की इन रेडियस है, सेंटर से भुजा तक की दूरी। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की इन रेडियस का फॉर्मूला क्या है? इक्विलेटरल ट्राइंगल की इन रेडियस स्मॉल आर बराबर डेल्टा बटे एस। डेल्टा मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया √3/4 a²। सेमी पेरीमीटर क्या होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का? देखो पेरीमीटर होगा, तीनों भुजाओं को जोड़ो, a प्लस ए प्लस ए, तीनों भुजाओं को जोड़ो, इक्विलेटरल ट्राइंगल का पेरीमीटर है। सेमी पेरीमीटर होता है पेरीमीटर का आधा। सेमी पेरीमीटर होता है पेरीमीटर का आधा, 3a/2। आप बोलोगे यस सर 3a/2। तो यहां से क्या कंसेप्ट आ गया बच्चे? एक ए से ए कट जाएगा, 2 से 4 2 बार कट जाएगा, √3 से 3 कट जाएगा √3 बार। तो क्या बच गया? ऊपर बच गया ए और नीचे बच गया मेरे भाई 2 की गुणा √3 में। क्या बच गया? क्या बच गया प्यारे बच्चे? हाँ लिख देता हूं। ऊपर बच गया एक स्मॉल ए, नीचे बच गया भाई ये रहा 2 और ये √3, 2√3। तो स्मॉल आर बराबर a/2√3। स्मॉल आर बराबर a/2√3। सॉरी, एक कंसेप्ट आ गया। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की इन रेडियस का कंसेप्ट आ गया कि अगर किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड ए है तो उसकी इन रेडियस का फॉर्मूला a/2√3। जल्दी से आप लगा सकते हो, जल्दी से, समय बचेगा आपका। ठीक है ना, पूरा एरिया फेरिया निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो दोनों कॉन्सेप्ट है स्पेशल कंसेप्ट। राइट एंगल ट्रायंगल की इन रेडियस खटाक से p + b - h/2। इक्विलेटरल ट्राइंगल की रेडियस a/2√3, 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 a/2√3। याद रहेगा? चलो ये कंसेप्ट समझा दिए मैंने। हाँ, थोड़ा इस पे ना सवालों को कर लेते हैं। सवाल आपके सामने बच्चों 9 क्वेश्चन तक हो गए थे पिछले क्लास में। अब ये जो है सवाल आपके सामने यहां पर 10 होगा। बताइए। करो। अतुल का डाउट है सर पता कैसे चलता है एक जगह होंगे और आइसोलस में क्यों नहीं हो सकते? हाँ, इक्विलेटरल ट्रायंगल के चारों सेंटर्स एक जगह इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें चारों सेंटर कैसे बनते हैं?
सेंटर बनते हैं एंगल बाइसेक्टर के या मीडियन के या हाइट के या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के मिलने से। इक्विलेटरल ट्रायंगल में चारों लाइन एक ही जगह जाकर मिलती हैं, इसलिए मेरे दोस्त वो क्या होते हैं, चारों सेंटर एक ही जगह होते हैं। बाकी ट्रायंगल में ऐसा नहीं होगा, तो उनके सेंटर्स अलग अलग होंगे। ट्रायंगल पी क्यू आर में पी क्यू आर 90 है, पी क्यू 10 है, पी आर 26 है, तो ट्रायंगल के इन सर्कल की रेडियस क्या होगी? तो भैया ट्रायंगल पी क्यू आर बनाया, यानी कि ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा बच्चों। इस राइट एंगल ट्रायंगल में पी क्यू की लंबाई 10 है, क्यू आर की लंबाई 26 है, सॉरी पी आर की लंबाई 26 है। क्यू आर कितना आ जाएगा? 24। 5 12 13 का दुगुना ही तो है, 5 का दुगुना 10, 13 का दुगुना 26, तो आ जाएगा 12 का दुगुना 24। अब इसके त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या इन रेडियस आपको निकालने, बताओ हो नहीं गया कंसेप्ट? P प्लस बी माइनस एच बटे 2, 90 डिग्री बनाने वाली साइड का सम माइनस तीसरी साइड बटे 2, तो आएगा 10 माइनस 2 8 बटे 2 4, तो 4 इस सवाल का आंसर आ गया बी ऑप्शन। यानी कि आपको कंसेप्ट पता है तो 1 सेकंड का सवाल है। एक सेकंड का, आगे चलेगा। सवाल है आपके सामने 11, ये बनाओ बच्चों। एक ट्रायंगल की साइड 36, 105 और 111 है। ट्रायंगल की रेडियस क्या है? अब देखो इतनी भयंकर भयंकर साइड है, इसकी रेडियस निकालनी है। इन रेडियस का फॉर्मूला है डेल्टा बटे एस। पर एक बार ठहर कर चेक कर लिया करो कि यार कोई सिंपल बात तो नहीं है इस सवाल में। ये सारी साइड 3 से कट रही हैं, अगर मैं 3 से काटूंगा तो 36 3 से कटेगा 12 बार, 105 कटेगा 35 बार, 111 3 से कट जाएगा 37 बार, 12 35 37। इसका मतलब ये तो राइट एंगल ट्राइंगल है, 12 35 37 ट्रिपलेट है, उसका 3 गुना कर रखा है बस यहां पे। हालांकि सवाल में कहीं दिया नहीं, आपको पहचानना पड़ा कि 12 35 37 का ट्रिपलेट है। इसकी रेडियस आएगी P प्लस बी माइनस एच बटे 2, 36 प्लस 105 माइनस 111 बटे 2, यानी कि 36 माइनस 30 बटे 2 15। 15 सवाल का आंसर आ जाएगा पहला ऑप्शन। ठीक है, आगे चलिएगा। ये बताओ बच्चों, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ए समकोण है, इसमें एक अंत्यवृत्त खींचा गया है। समकोण बनाने वाली दो भुजाएं 48 और 14 है अंत्यवृत्त की त्रिज्या। एबीसी राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें 90 डिग्री बनाने वाली साइड 48 और 14 है। तीसरी साइड क्या होगी? हाइपोटीनस। क्या होगा बेटा? 2 से कट रहा है 24 बार, 7 बार, 7 24 25 का ट्रिपलेट है दुगुना। 24 का दुगुना 48, 7 का दुगुना 14 और 25 का दुगुना 50। इसके अंत्यवृत्त की तरफ जाएगी P प्लस बी माइनस एच बटे 2, 48 प्लस 14 माइनस 50 बटे 2, यानी कि 14 माइनस 2 12 बटे 2 6 सेंटीमीटर आ जाएगा 6। ये आंसर है बी ऑप्शन। ठीक है जी, आगे चलूं मैं। सवाल है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 13, लास्ट क्वेश्चन है राइट एंगल ट्राइंगल का। बताइए जल्दी से बच्चों क्या है? यानी कि सारा खेल कॉन्सेप्ट जानने और ना जानने का है, लेकिन ज्योमेट्री में कॉन्सेप्ट इतने ज्यादा हैं कि वो ही नहीं जान पाते बच्चे, सवाल नहीं कर पाएंगे। ज्योमेट्री कोई थोड़ा मोड़ा चैप्टर थोड़ा ना है, बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत ज्यादा कंसेप्ट है, बहुत ज्यादा चीजें फॉर्मूला याद रखनी है। तो उसके चक्कर में भारत के 80% स्टूडेंट की आबादी इस चैप्टर को छोड़ दे, इग्नोर करती है। इतना कौन पढ़ेगा, इतने फॉर्मूले थोड़ी ना याद करेंगे हम तो वीआईपी हैं।
और जब एग्जाम में इसके सवाल आते हैं वो सब बच्चों की लंका लगा देते हैं, क्योंकि बिना फॉर्मूला रटे सवाल बेसिक ही आएगा ज्योमेट्री का, पर वो बेसिक सवालों के लिए आपको सैकड़ों फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे और उन पर थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, टाइम लगेगा। स्टूडेंट चाहता है इंस्टेंट रिजल्ट, इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिलता बेटा तैयारी में। सरकारी नौकरी की तैयारी भी धीरे धीरे होती है, प्रमोशन भी धीरे धीरे होता है, सरकारी नौकरी वालों की जिंदगी भी धीरे धीरे चलती है, स्लो स्लो। भागम भाग काम तो बेटा प्राइवेट नौकरी में है, प्राइवेट जीवन में। ठीक है। हाँ 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 जी बच्चे, देखो ये सवाल थोड़ा सा क्रिएटिव है। मैं आपको बताऊं कि जैसे ये सवाल हैं, ये कोई रट्टू तोता कर लेगा जिसने केवल फॉर्मूला रटा है, लेकिन इस सवाल को जिस बच्चे ने ये पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा है डिटेल में तसल्ली से, वही कर पाएगा, और यही फर्क पैदा होता है। एक जो जल्दी जल्दी भाग भाग के पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं वो ये सवाल तो कर लेंगे क्योंकि इसमें केवल रटना है, लेकिन पेपर में तो ये सवाल भी आएगा, इसको वो नहीं कर पाएंगे, यानी को अधूरी पढ़ाई कर रहे हैं। एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जो ए पर समकोण है। मान लीजिए कि ये जो है राइट एंगल ट्रायंगल है जो ए पर राइट एंगल है, बाकी ये बीसी हो गया। सवाल में बोला है द बाइसेक्टर ऑफ द एक्यूट एंगल इंटरसेक्ट एट पॉइंट बी, पॉइंट एम। एक्यूट एंगल के बाइसेक्टर पॉइंट एम पर मिलते हैं। आप बताओ किसी ट्रायंगल के एक्यूट एंगल के बाइसेक्टर जहां पर मिलेंगे वो क्या पॉइंट होगा? इन सेंटर। अब कोई भी हो एक्यूट फैक्यूट, इससे क्या फर्क पड़ता है? जहां किसी ट्रायंगल के एंगल्स के बाइसेक्टर मिलते हैं वो इन सेंटर होगा, यानी कि इनडायरेक्टली बताया गया है कि एम इन सेंटर है। पॉइंट एम की जो हाइपोटीनस से डिस्टेंस है 3√2 है, तो पॉइंट एम की ए से दूरी क्या है? तो बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल का इन सेंटर है एम, यहां दो एक्यूट एंगल के बाइसेक्टर मिल रहे हैं। अब इस पॉइंट एम की हाइपोटीनस से जो डिस्टेंस है, पॉइंट एम की हाइपोटीनस से जो डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, पॉइंट एम से बीसी पर परपेंडिकुलर, ये 3√2 है। तो पूछा ये है बता दे जरा कि पॉइंट एम की ए से दूरी क्या है, ये आपसे पूछा है बच्चों। इन सेंटर की किसी भी साइड से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो इन रेडियस है, इन रेडियस स्मॉल आर, ये स्मॉल आर है। अब ये इन सेंटर है, इन सेंटर की 90 डिग्री बनाने वाले वर्टेक्स यानी कि ऑर्थो सेंटर से जो दूरी होगी वो कितनी होती है? √2r। तो अगर r की जगह मैं यहां पे 3√2 रखूंगा तो 3√2 की √2 में गुणा करेंगे, √2 गुणा √2 2 हो गया, और 2 × 6 सेंटीमीटर। तो आंसर इसका प्यारे बेटे 6 आया है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट।
ठीक है जी। तो ये हो गया, इसके साथ कंसेप्ट खत्म, आगे चलेंगे बच्चे। 13वां था ये। 14 और 15 सवाल में पहली पिछली क्लास में बता दिया था। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 16। क्वेश्चन है आपके सामने मेरे दोस्तों यहां पर अब 16। ये बताइएगा जल्दी से। एक ही क्वेश्चन होगा भैया, इसमें तो कुछ ज्यादा इसमें है नहीं। पी क्यू आर एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 10 है। पी क्यू आर की इन रेडियस की अंत्यवृत्त की त्रिज्या क्या होगी? एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसकी साइड 10 है बच्चों। इसकी इन रेडियस क्या होगी? इन रेडियस का फॉर्मूला a/2√3। साइड 10 है, 10/2√3 ही आएगा। 2 से आपका 10 5 बार कट जाएगा, यानी कि इक्विलेटरल ट्राइंगल की इन सर्कल की रेडियस 5/√3 सेंटीमीटर होगी। तो ऑप्शन है पहला वाला। पहला वाला ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन डी काय को आएगा भाई? यार तुम कैसे बच्चे हो, यहां भी गलती कर देते हो। आगे चलेगा सवाल नंबर 17 और अगला कंसेप्ट। अगला कंसेप्ट है आपके सामने यहां पर ये वाला। ठीक है, बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है कंसेप्ट। ठीक है, प्रूफ भी हम आपको नहीं बताएंगे, कोई जरूरत भी नहीं, बस आपको कंसेप्ट याद होना चाहिए। भाई अगर किसी ट्राइंगल की तीनों हाइट दी है, तीनों हाइट आपको पता है, इफ h1, h2 एंड h3 are 3 altitudes of a triangle, are 3 altitudes of a triangle and with in radius small r, with in radius small r, then अगला कंसेप्ट है मेरे प्यारे भाई, लिख लीजिए। हिंदी वाले भाई लिखेंगे, स्मॉल आर अंतः त्रिज्या वाले किसी त्रिभुज की तीनों ऊंचाइयां h1, h2 और h3 हैं। अगर किसी ट्राइंगल की तीनों हाइट दी हैं h1, h2, h3 और उस ट्राइंगल की इन रेडियस है स्मॉल आर इन रेडियस, तो मेरे प्यारे भाई डायरेक्ट रिलेशन होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है। आप फॉर्मूला ही याद रख लो तो आपकी बड़ी कृपा होगी। 1/r बराबर 1/h1 प्लस 1/h2 प्लस 1/h3। एक ही सवाल इस पर आया है बेटा अभी तक, मैं फिर भी बता रहा हूं क्योंकि वेंडर चेंज है। कोई भी कॉन्सेप्ट जिनको आज तक शायद इज्जत, देखो टीसीएस के जमाने में केवल अर्थमेटिक मैथ को इज्जत मिली, एडवांस मैथ को कभी उतनी इज्जत नहीं मिल पाई, क्योंकि टीसीएस बैंक के पेपर कराता है और बैंक के पेपर में केवल अर्थमेटिक ही आता है, बैंक में एडवांस मैथ तो आता नहीं। तो टीसीएस की एक्सपर्टीज ही अर्थमेटिक मैथ के सवाल बनाने में थी, इसलिए कैलकुलेटिव कैलकुलेटिव सवाल देते थे, एडवांस इग्नोर करते थे। पर हमें अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, अर्थमेटिक भी और एडवांस भी, और ये स्टैटिक्स प्रोबेबिलिटी सब कुछ। ठीक है, तो अगर किसी त्रिभुज की तीनों एल्टीट्यूड h1, h2, h3 है और उसकी रेडियस r है, तो कॉन्सेप्ट होता है 1/r बराबर 1/h1 प्लस 1/h2 प्लस 1/h3। 1/r बराबर 1/h1 प्लस 1/h2 प्लस 1/h3। सब लोगों ने कॉन्सेप्ट लिख लिया? कॉपी में लिख लिया? करो सवाल करके बताओ। कॉन्सेप्ट पता है तो सवाल दुनिया का सबसे आसान है, नहीं पता तो बहुत मुश्किल है। उस त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या यानी कि रेडियस स्मॉल आर क्या होगी जिसके एल्टीट्यूड या जिसकी लंब क्रम से 12, 18, 20 है? बहुत बढ़िया। तो क्या आ जाएगी भैया, अगर किसी ट्रायंगल की 3 एल्टीट्यूड दी है तो उसकी रेडियस क्या आ जाएगी? 1/r बराबर 1/12 प्लस 1/18 प्लस 1/20। किसी बच्चे को यहां तक कोई समस्या, दुख, तकलीफ, परेशानी नहीं? अब 12, 18, 20 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 180। 12 से 180 15 बार, 18 से 180 10 बार, 20 से 180 9 बार। तो 15 10 25 और 9 34, 34/180 आ गया।
इससे कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 17/90, 1/r। तो यहां से रेडियस कितनी आ जाएगी मेरे भाई, उल्टा 90/17। ये इन रेडियस आ गई 90/17, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 90/17। थैंक यू अंशुल। कर पाओगे बच्चे? चलो अगला कंसेप्ट, अगला कंसेप्ट हम लेंगे यहां पर कंसेप्ट नंबर 18। ठीक है जी। ये सवाल भी एसएससी की पेपर में नहीं आया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इतना बेहतरीन सवाल है, इतना अच्छा कंसेप्ट है कि एग्जाम में आना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, अपकमिंग एग्जाम के हिसाब से मेरे दोस्त। मैं तो हमेशा बैच में कराता हूं। देखो अभी तक हमने क्या सिखाया बच्चे, किसी भी ट्रायंगल की कोई भी ट्रायंगल हो उसके इन सर्कल की रेडियस कैसे निकालते हैं, आर बराबर डेल्टा बटे एस। राइट एंगल ट्रायंगल की कैसे निकालेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल की रेडियस कैसे निकालेंगे, हाइट से इन रेडियस कैसे निकालेंगे, सब समझा दिया। अब ये 2 लेवल आगे का सवाल है। अगर किसी ट्रायंगल के अंदर सर्कल ना बना के सेमी सर्कल बनाया जाए, अर्धवृत्त, अर्धवृत्त समझते हैं जिस सर्कल है, सर्कल का आधा ये होता है सेमी सर्कल, इसकी रेडियस कैसे निकालेंगे बताओ बच्चों करके। सोचो जरा, पहले आप इस सवाल को पढ़ के इसका चित्र ही बना के दिखा दो मुझे, तभी तो सवाल करेंगे। करो जरा आंसर, क्या है सवाल का। साढ़े आठ, क्या आंसर आ रहा है, 8.5। इतना ही आसान सवाल होता और इतनी ही आप लोगों में बुद्धि होती तो मैं पूछता, ट्रायंगल एबीसी में साइड बीसी पर एक सेमी सर्कल बनाया गया है, ए बी 25 है, बीसी 17 है, ईसी 26। सेमी सर्कल की रेडियस का मान ज्ञात करें। ध्यान सुनिएगा, सेमी सर्कल जिसका डायमीटर साइड बीसी पर है और ये सेमी सर्कल अन्य 2 साइड को टच करता है। अधूरा सवाल पढ़ रहे हो कि हवा में डायग्राम बना रहे हो। सेमी सर्कल की रेडियस बताओ जिसका डायमीटर साइड बीसी पर है और बाकी 2 साइड को टच करता है। पहले तो आप इसका चित्र बनाना सीखो। ठीक है भाई, चित्र ही नहीं बना पाए बेटा आप सवाल तो क्या ही करोगे आप। ये जो है आपके सामने इस प्रकार से एक ट्रायंगल है ए बी सी, ए बी सी, जिसमें साइड ए बी 25 है, बीसी की लंबाई 17 है और साइड एसी की लंबाई 26 है। भुजा बीसी पर एक सेमी सर्कल बनाया गया है। यह सेमी सर्कल अदर 2 साइड को टच कर रहा है, कट नहीं कर रहा। अगर सवाल में यह बोला होता कि बीसी पर एक सेमी सर्कल बनाया गया है, सेमी सर्कल का डायमीटर बीसी पर है और अदर 2 साइड को कट करता है, तो सेमी सर्कल बनता ऐसे, ये अदर 2 साइड को यहां और यहां कट कर रहा है। लेकिन सवाल में बोला है कि सेमी सर्कल का डायमीटर साइड बीसी पे है और बाकी 2 साइड को टच कर रहा है, तो सेमी सर्कल बनेगा कैसे, ऐसे, इसके अंदर ये सेमी सर्कल है। ये आई बात समझ में कि नहीं? ये सेमी सर्कल है, ये सेमी सर्कल है, इसका डायमीटर बीसी पर है और देखो अदर 2 साइड को इसको यहां टच कर रहा है, इसको यहां टच कर रहा है, तो इसका डायमीटर ही 17 से छोटा होगा, रेडियस 8.5 से कम होगी। ये आंसर तो हो ही नहीं सकता इस सवाल का, और आप लोग यही आंसर बता रहे हो। समझ में आई बात? आप बोलोगे हां जी सर, तो थोड़ा ना दिमाग लगाया करो, इस सवाल कह क्या रहा है। ज्योमेट्री का हर सवाल डायरेक्ट फॉर्मूला थोड़ा ना कि फॉर्मूला लगा दिया और उत्तर आ गया बेटा, उसके आगे भी एक दुनिया होती है, इसमें दिमाग लगाना होता है। फॉर्मूले के अलावा दिमाग लगाना भी सीखना है। तो आपको मैंने मान लिया कि भैया इस सेमी सर्कल का सेंटर ये ओ है,
इसकी रेडियस आपको निकालनी है। जब भी आपको टेंजेंट दिखे मेरे भाई हमेशा मिला दिया करो। ये रेडियस होगी सेमी सर्कल की, ये भी रेडियस होगी, ये भी, ये सेमी सर्कल की रेडियस है स्मॉल आर, ये 90 डिग्री कोण है, टच करेगा ना टेंजेंट रेडियस के बीच में। ये सेमी सर्कल इस साइड को यहां पे टच कर रहा है, ये 90 डिग्री का कोण है टेंजेंट रेडियस के बीच में, 90 डिग्री का। क्लियर है? अब बताओ ये रेडियस कैसे आएगी? तो बच्चों आपको ना यहां पर दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, अगर आप इसको मिला दें यहां पर पॉइंट ए से ओ को, आपको यहां पर दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं मेरे भाई, दो ट्रायंगल। एक ट्रायंगल जो है वो ये है, और एक ट्रायंगल मेरे भाई आपका जो है वो ये है। इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का सम बड़े ट्रायंगल के एरिया के बराबर होना चाहिए। हमेशा एरिया के सम को बराबर कर दो, हमेशा एरिया के सम को इक्वल कर दो। आप बोलोगे यस सर। भाई बड़ा वाला जो ट्रायंगल है इसकी तीनों साइड दी गई हैं 25, 26 और 27, 25, 26 और 17। तो इस ट्रायंगल की तीनों साइड दी है, तो इसका एरिया कैसे आ जाएगा? हीरोन्स फॉर्मूला से, हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया आ जाएगा। सेमी पेरीमीटर का आएगा तीनों साइड का सम, 25 प्लस 26 51, 51 प्लस 17 68, 68 का आधा 34। ये बड़े ट्रायंगल का सेमी पेरीमीटर आ गया। अब एरिया क्या आएगा? हीरोन्स फॉर्मूला से अंडर रूट एस यानी कि 34 इंटू एस माइनस ए, 34 माइनस 25 9, इंटू 34 माइनस 26 8, इंटू 34 माइनस 17 17, ये आ गया बराबर। बड़े ट्रायंगल का एरिया इन दोनों ट्रायंगल के एरिया के सम के बराबर होना चाहिए। मान लो जैसे ये ट्रायंगल है ए ओ बी, अगर इसकी साइड ए बी को, इस साइड 25 को बेस माना जाए तो सामने वाले वर्टेक्स ओ से परपेंडिकुलर हाइट ही तो है आर। तो ट्रायंगल ए ओ बी का एरिया क्या आएगा? 1/2। अगर मैं साइड 25 को बेस मानता हूं तो सामने वाले वर्टेक्स से हाइट है स्मॉल आर। अगर मैं ट्रायंगल की साइड ए बी को बेस मानता हूं तो सामने वाला वर्टेक्स ओ है, पॉइंट ओ से 90 डिग्री कोण बन रहा है, ये हाइट हो जाएगी ना ए बी पर हाइट ओ बी। इसी तरीके से अगर ट्रायंगल ए ओ सी में 26 को बेस मानता हूं तो सामने वाले वर्टेक्स ओ सी हाइट है 90 डिग्री कोण आर, तो प्लस इसका एरिया क्या आएगा? 1/2 बेस गुणा हाइट, 1/2 26 गुणा आर, ये आ जाएगा। बोलो हाँ। अब देखो सॉल्व करना है ना, दो बार आना चाहिए। 17 है 34 का मतलब 17 दूनी 34, तो जो 34 है इसको आप लिख लीजिए 17 दूनी 34, ठीक है ना। फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि 17 गुणा 17 दो बार गुणा हो रही है, दो बार गुणा, तो इसका अंडर रूट क्या आ जाएगा? 17 आ जाएगा, 17। ये क्या आएगा? 2 नाम 18 8 144, 144 का अंडर रूट 12, ये 12 आ गया, ये आ गया एरिया बराबर 1/2, 25 आर प्लस 26 आर, 1/2 कॉमन, 25 आर में 26 आर जोड़ेंगे तो 25 प्लस 26 51 आर। 17 से 51 आपका 3 बार कट जाएगा, 3 से 12 आपका 4 बार कट जाएगा, तो 4 दूनी 8। तो ये स्मॉल आर आ गया मेरे दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहां से बी करेक्ट है, 8 से। अभी तो शुरू हुई है संजय कुमार, 6.4 नहीं बेटे, 8 आंसर है। खत्म। आगे चले, आगे चलते हैं। इसी के साथ ये कंसेप्ट तो ये है बेटा, अच्छे लेवल की चीजें, हाई लेवल की चीजें हैं। नेक्स्ट और अगला कंसेप्ट मेरे भाई, नेक्स्ट और अगला कंसेप्ट, अगला कंसेप्ट सब बच्चे ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए भाई मैंने आपके सामने ट्रायंगल बनाया, पहले आप कंसेप्ट लिख लो, फिर मैं आपको इसका प्रूफ भी करके बता दूंगा। मान लीजिए बच्चों हमने आपके सामने ट्रायंगल बनाया इस तरीके से। अगला कंसेप्ट, ये ट्रायंगल है बच्चों ए बी सी। हमने आपके सामने ट्रायंगल बनाया स्टूडेंट, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी। अब यहां पे वर्टेक्स ए के सामने की साइड, ये ट्रायंगल वर्टेक्स ए के सामने की साइड स्मॉल है, ये वर्टेक्स बी इसके सामने की साइड स्मॉल बी, ये वर्टेक्स सी इसके सामने की साइड स्मॉल सी। तो बच्चे हमने ट्रायंगल की यहां पे
तीनों साइड बना दी ए बी सी, आप बोलोगे यस सर। अब मैंने यहां से एंगल ए का बाइसेक्टर खींचा बच्चों, मैंने एंगल ए का बाइसेक्टर खींचा, ये एंगल ए का बाइसेक्टर है एडी, बोलो ठीक है भाई, आप बोलोगे यस सर। हमने एंगल बी का बाइसेक्टर खींचा, ये एंगल बी का बाइसेक्टर है बीई। ये हमने एंगल सी का बाइसेक्टर खींचा, ये एंगल सी का बाइसेक्टर है सीएफ। तो भाई ये एंगल बी का बाइसेक्टर है यहां बीई, ये एंगल सी का बाइसेक्टर है प्यारे बच्चों यहां पर सीएफ। तीनों, तो मैंने ट्राइंगल के तीनों एंगल के बाइसेक्टर खींचे, एडी बीई और सीएफ। तीनों एंगल बाइसेक्टर एक दूसरे को जहां मिलते हैं वो पॉइंट क्या होता है, ट्राइंगल का इन सेंटर आई। दिस इज नथिंग बट आई इन सेंटर। तो आई जो है बच्चों वो इस ट्राइंगल का इन सेंटर है। आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल सही, आई जो है वो इन सेंटर है। अब कंसेप्ट क्या होता है, पहले कंसेप्ट ही लिख लेंगे। जब हम एंगल बाइसेक्टर को देखते तो ये इन सेंटर, जो ये इन सेंटर एंगल बाइसेक्टर के दो टुकड़े कर रहा है। भाई ये एंगल ए का बाइसेक्टर है एडी, इन सेंटर इसके दो टुकड़े कर रहे हैं, अपर पार्ट ए आई और नीचे वाला पार्ट आई डी। क्या आपको दिखाई दे रहा है ए आई और आई डी? अगर मैं एंगल ए के बाइसेक्टर एडी को देख रहा हूं तो यहां पर प्यारे बच्चे ये इन सेंटर इसके दो टुकड़े कर रहा है। इन सेंटर एक तो ये हो गया मेरे भाई ऊपर वाला पार्ट ए आई, और एक नीचे ये हो गया मेरे भाई छोटा वाला पार्ट आई डी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है? तो इनकी जो लंबाई का रेशियो है वो डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। क्या है होगा, अगर मैंने एंगल ए का बाइसेक्टर खींचा है, दो पार्ट हो गए, अपर पार्ट ए आई, लोअर पार्ट एडी। अपर पार्ट मतलब इन सेंटर से वर्टेक्स तक की दूरी, ए आई और आई डी, इनका जो रेशियो होगा वो क्या होगा, एंगल ए का बाइसेक्टर खींचा है तो एंगल ए बनाने वाली साइड का सम, एंगल ए बनाने वाली भुजाओं को जोड़ो। एंगल ए बनाने वाली भुजा ये बी है ये सी है, बी और सी को जोड़ो, बी प्लस सी बटे तीसरी साइड, तीसरी साइड क्या बची ए बटे तीसरी साइड ए, ये आ जाएगा। बिल्कुल ऐसे जैसे मैंने एंगल बी का बाइसेक्टर खींचा, ये इन सेंटर है, ये बी का बाइसेक्टर है बी, दो टुकड़े हो रहे हैं, एक तो अपर पार्ट है बी आई और ये आई ई, ये बी आई और आई ई, इनका जो रेशियो होगा मेरे प्यारे बच्चों, रेशियो क्या होगा जल्दी से बताना, एंगल बी बनाने वाली साइड का सम, ये साइड है सी और ये साइड है, एंगल बी बनाने वाली साइड को जोड़ो बटे तीसरी साइड, सी प्लस ए अपॉन बी। आसान कंसेप्ट है ना। हम एंगल सी का बाइसेक्टर खींचे तो एंगल सी बनाने, ये एंगल सी का बाइसेक्टर है सी एफ, दो टुकड़े हो रहे हैं, एक तो सी आई और ये आई एफ, सी आई और आई एफ, इनकी लंबाई का जो रेशियो होगा बच्चों वो क्या आएगा, एंगल सी बनाने वाली साइड को जोड़ो, ये साइड है ए, ये साइड है बी, और तीसरी साइड है, तीसरी साइड बटे तीसरी साइड ए प्लस बी बटे सी। मुझे लगता है यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है नहीं। ये ठीक है जी, ये कंसेप्ट है। आप इसे प्रूफ भी कर सकते हो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम की प्रॉपर्टी से। सभी बच्चों को पता है, सभी बच्चों को पता है। मान लीजिए कि ये जैसे ट्राइंगल है ए बी सी, हमें ये निकालना है ए आई बटे आई बी, हमें ये निकालना है, मान लो ये ए आई और मेरे दोस्तों ये आ जाएगा जी यहाँ पे ये बटे आई डी, ये मुझे निकालना है। ठीक है, ये बात है। आप बोलोगे हाँ सर, ध्यान सुनेगा भाई, ये ट्राइंगल है, ये इसका एंगल बाइसेक्टर, एंगल ए का बाइसेक्टर है ये ए डी, ये एंगल ए बनाने वाली साइड है सी है बी है, तो एंगल बाइसेक्टर अपोजिट साइड को इसी रेशियो में डिवाइड करेगा, सी रेशियो बी के रेशियो में। बोलो, अगर ध्यान से सुनेगा, एंगल ए का बाइसेक्टर है ए डी, एंगल ए बनाने वाली साइड ये साइड सी है, ये साइड बी है, एंगल ए बनाने वाली ये साइड जो है, एंगल ए का बाइसेक्टर है ए डी, एंगल ए बनाने वाली साइड ये सी है ये बी है,
तो ये जो रेशियो, ये भी सी रेशियो बी होगा, बोलो हाँ, सी रेशियो बी, यस और नो? आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल सही, सी रेशियो बी। क्लियर है, कोई परेशानी नहीं है। ये एंगल ए का बाइसेक्टर है, ये सी है, ये बी है, तो ये रेशियो भी सी रेशियो बी होगा, बोल हाँ? आप बोलोगे सर यस। एंगल ए का बाइसेक्टर खींच रहे हैं अपन लोग, एंगल इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से अगर एंगल ए बनाने वाली साइड का रेशियो ये है, सी रेशियो बी होगा। तो आप मुझे बताओ, ये बीडी की लंबाई क्या होगी? आप मुझे ये बता दीजिए, इस बीडी की लंबाई क्या होगी? बीडी, बीडी मतलब यहां से यहां तक की लंबाई क्या होगी? तो यहां से यहां तक की लंबाई है मेरे भाई सी यूनिट, आउट ऑफ टोटल। टोटल कितना? ये सी है, ये बी है, नीचे हमेशा टोटल लिखते हैं। और टोटल लेंथ है कितनी? टोटल लेंथ है कितनी? ये बी से सी तक टोटल लेंथ है कितनी? स्मॉल ए। ये आ जाएगा। बताओ यहां से किसी को कोई डाउट? बट टोटल लेंथ है स्मॉल ए, हमें निकालना है बीडी, यानी कि सी पार्ट निकालना। नीचे क्या लिखना है? टोटल, सी बटे सी प्लस बी। तो बीडी की जो लंबाई आ जाएगी वो आ जाएगी ए सी अपॉन सी प्लस बी। कोई तकलीफ? बीडी की लंबाई आ जाएगी ए की सी में गुणा ए सी अपॉन सी प्लस बी। मैं मिटा दे रहा हूं, अब ये मैं मिटा दे रहा हूं, ये आप ध्यान रखिएगा। तो बीडी की जो लंबाई आ जाएगी वो आ जाएगी ए सी अपॉन सी प्लस बी। ये बीडी की लंबाई आ गई। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर क्लियर है। अब मेरे भाई जो मैं बताऊं उस चीज को ध्यान से देखिएगा। इस ट्राइंगल को ध्यान से देखो जिस पर मैं सांप चला रहा हूं, इस ट्राइंगल को ध्यान से देखो। इस ट्राइंगल में, यानी कि ट्राइंगल ए बी डी में, ट्राइंगल ए बी डी के अंदर ध्यान से देखिएगा। इस ट्राइंगल में ये एंगल बी का बाइसेक्टर है। इस ट्राइंगल में ये एंगल बी का बाइसेक्टर है। तो ये एंगल बी का जो बाइसेक्टर है, यहां अपोजिट साइड के दो टुकड़े कर रहा है, ए आई और आई डी। तो ट्राइंगल, अगर आप इस ट्राइंगल ए बी डी को ध्यान से देखेंगे, ए बी डी को, तो एंगल बी का बाइसेक्टर है ना, बी आई। ये दो टुकड़े का एंगल बाइसेक्टर अपोजिट साइड के, ए आई और आई डी, ये ए आई और आई डी। तो ट्राइंगल ए बी डी में ये एंगल बी का बाइसेक्टर जो है, एडी के दो टुकड़े कर रहा है, ए आई और आई डी। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो इनका जो रेशियो होगा ए आई से आई डी, वो अप एंगल बनाने वाली साइड का रेशियो होगा। ये एंगल बी का बाइसेक्टर खींचा है मैंने, तो एंगल बी बनाने वाली साइड है कितनी? ये साइड है स्मॉल सी, ये साइड है स्मॉल सी बटे ये साइड मैंने निकाली ए सी अपॉन सी प्लस बी। ये साइड मैंने निकाली ए सी अपॉन सी प्लस बी। आप बोलोगे यस सर, ये आ जाएगा। इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगा रहे हैं, सी से सी कट जाएगा, ये बी प्लस सी पहुंचेगा ऊपर, ये सी प्लस बी पहुंचेगा ऊपर, नीचे आ जाएगा ए। ये आ गया बच्चे। और यही मेरे दोस्तों देखो लिखा हुआ है, ए आई से आई डी का रेशियो यही लिखा हुआ है। तो यानी कि कहीं से हवा में नहीं आया बेटा, ये इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से ही प्रूफ हुआ है। मुझे लगता है समझ में आएगा। जिनको नहीं आया समझ में, वो बेटा रट लो। इससे ज्यादा प्रूफ पे टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। सवाल करेंगे यहां पर। सवाल है आपके सामने भाई, ये वाला 19वां, जरा करो जल्दी से 19वां सवाल। अब सवाल करो।
ट्रायंगल एबीसी का पेरीमीटर 24 है, साइड बीसी 9 है, एडी बाइसेक्टर है, आई इन सेंटर है, एआई रेशियो आईडी क्या होगा? भाई साहब कुछ भी नहीं सवाल में, आप जानते हैं कि ट्रायंगल एबीसी पेरीमीटर का मतलब होता है तीनों साइड का सम। इस साइड बीसी की लंबाई 9 सेंटीमीटर है, एडी जो है एंगल बाइसेक्टर है बीएसी का, तो एडी जो है ये एंगल बीएसी का बाइसेक्टर हो गया। अब यहां पर आई इन सेंटर है, तो ये आई जो है ट्रायंगल का बेटे इन सेंटर है। तो अपन लोगों ने पूछा है ए आई अपॉन आई डी, ए आई से आई डी का रेशियो क्या है ये बताइए बच्चों। तो एंगल ए का बाइसेक्टर ए डी, तो हम अगर ए आई से आई डी का रेशियो बनाना है, निकालना है, आई इन सेंटर है, तो एंगल ए बनाने वाली साइड का सम करना होगा। एंगल ए बनाने वाली यानी कि इन दोनों साइड का सम। अच्छा, पेरीमीटर होता है तीनों साइड का सम, तीनों साइड का सम 24 है, ये तीसरी भुजा 9 है, तो भाई इन दोनों का सम क्या बचेगा? फिर 24 में से 9 घटाना पड़ेगा ना, तीनों साइड का योग 24 है, 24 में से 9 घटा दो, 15 बचा, 15 बटे तीसरी साइड 9, यानी कि 5/3 आ गया आंसर। 3 से कट गया 5/3। अच्छा सवाल था, आ जाइए। यस, ट्राइंगल एबीसी की 3 साइड है, बीसी 28, सीए 23, एबी 47। एंगल ए का जो बाइसेक्टर है बीसी को पॉइंट डी पर मिलता है, और एंगल बाइसेक्टर ओ से बाइसेक्टर पासिस थ्रू इन सेंटर ओ, पॉइंट ओ से होके जाता है, इन सेंटर ओ है, ए ओ से ओडी का मान ज्ञात करें। कुछ भी नहीं है मेरे भाई, आपके सामने ट्राइंगल है, कौन से एंगल का बाइसेक्टर खींच रहे हैं? ए का, ए बी सी, ठीक है जी। एंगल ए का बाइसेक्टर बीसी को डी पर मिलता है, हमने एंगल ए का बाइसेक्टर खींचा, ये साइड बीसी को पॉइंट डी पर मिलता है, और ये एंगल बाइसेक्टर पॉइंट ओ से होके जाता है, ओ इन सेंटर है। यहां पे इन सेंटर का नाम इन्होंने ओ दे दिया है, ठीक है। बीसी की लंबाई 28 है, सीए 23 है, ए बी 47 है। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं पूछेगा, जस्ट ए ओ से ओडी का रेशियो, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला पता तो 1 सेकंड में। एंगल ए का बाइसेक्टर खींच रहे हैं, इन सेंटर ओ है, तो एंगल ए बनाने वाली साइड का सम 47 + 23 बटे तीसरी साइड 28, 47 और 23 आ गया 70, 70/28 14 से आएगा, 14 पंजे 70, 14 दूनी 28, 5/2। आंसर सी ऑप्शन है, 5/2, 5/2 आंसर हुआ। आगे चलेंगे बच्चे, सवाल नंबर है आपके सामने 21, बताइए। आई जो है ट्रायंगल एबीसी का इन सेंटर है, ए बी और ए सी की लंबाई 15 है, साइड बीसी की लंबाई 24 है। तो आपसे यहां पर जो पूछा गया है वो है ए आई, बताओ ए आई क्या ज्ञात करना है। यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में बात कर रहा है। इस तरीके से मान लो कि भाई ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, इसमें ये दोनों साइड बराबर हैं, ए बी और ए सी, ए बी की लंबाई भी 15 है, ए सी की लंबाई भी 15 है, ठीक है बच्चे। साइड बीसी की जो लंबाई है वो 24 सेंटीमीटर है, 24। ए आई आपसे पूछा है, ठीक है जी, आई ट्रायंगल का इन सेंटर है, ठीक है जी। तो अगर आप यहां पे एल्टीट्यूड डालेंगे मेरे दोस्तों, मान लो ट्रायंगल की हाइट है एडी, तो ये लाइन ही एंगल बाइसेक्टर होगी मेरे भाई। आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये लाइन हाइट भी होगी, ये एंगल बाइसेक्टर भी होगी, ये मीडियन भी होगी, है ना, और इसी लाइन पर आपका इन सेंटर आई भी होगा, ठीक है। कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में यही वाली लाइन एंगल बाइसेक्टर भी बनेगी, हाइट भी बनेगी, एल्टीट्यूड भी बनेगी, मीडियन भी बनेगी। तो बच्चों ये साइड 24 है, तो आधा आधा हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, तो 90 डिग्री के सामने 15 है, ये 12 है, तो हाइट कितनी आ जाएगी? 9, 9 12 15 ट्रिपलेट होता है बेटा, 3 4 5 का 3 गुना, 3 4 5 का 3 गुना, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15 ट्रिपलेट होता है। लेकिन अपन को यहां से निकालना है ये ए आई, अपन को यहां से ए आई निकालना है, ए आई।
हाइट नहीं निकाली, बताइए कैसे करेंगे बच्चों। अब चाहे कोई भी ट्रायंगल क्यों ना हो, किसी भी ट्रायंगल के लिए सत्य है, अगर मैंने एंगल ए का बाइसेक्टर खींचा है, आई इन सेंटर है, तो ए आई से आई डी की लंबाई का जो रेशियो है वो क्या होगा, एंगल ए बनाने वाली साइड का सम, एंगल ए बनाने वाली साइड है 15 बटे तीसरी साइड है 24, तो 15 + 15 30 बटे 24 से किससे कट जाएगा, 6 से, 6 पंजे 30, 6 चौक 24, यानी कि 5:4। तो एआई से आईडी की लेंथ का रेशियो निकाले मैंने थ्योरम से, 5:4 एआई से आईडी का, जबकि टोटल लेंथ तो 5 + 4 9 हो गया, 5 + 4 टोटल लेंथ तो 9 हो गया, और 9 को ही 5:4 में ब्रेक करेंगे तो एआई 5 किलो 5 सेंटीमीटर, 4 किलो 4 सेंटीमीटर, तो एआई 5 सेंटीमीटर ही आ गया आंसर। 9 को 5:4 में ब्रेक करेंगे तो 9 की वैल्यू 9 सेंटीमीटर, 5 किलो 5 सेंटीमीटर। एडी का वैल्यू दिया नहीं बेटा, निकाला है ट्रिपलेट से, पाइथागोरस थ्योरम से। 90 डिग्री के सामने 15 है, 12 9, 3 4 5 ट्रिपलेट होता है ना बेटा, 3 गुना 3 पंजे 9 12 15 ट्रिपलेट है, 90 डिग्री के सामने 15 12, तो हाइट 9 सेंटीमीटर होगी। पाइथागोरन ट्रिपलेट से दिया नहीं है, निकाला है। सगल समझ में आया बेटा, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है ना एडीसी, 2 साइड दिए, तीसरी साइड आप निकाल सकते हो कैसे, पाइथागोरस थ्योरम से। आगे चलिए, सवाल नंबर है 22, बताओ जी इसका क्या आंसर है, करो। सवाल नंबर 22 जवाब दीजिए। लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का, लास्ट। सर आई इन रेडियस होगी क्या, अरे मयंक दीक्षित आई इन सेंटर है, इन सेंटर है। दिए गए डायग्राम में आई जो है ट्राइंगल, ओ जो है ट्राइंगल का अंत केंद्र है, ओ इन सेंटर है, एओ से ओई का रेशियो 7:5। बहुत बढ़िया सवाल है बेटा, ये आपके सामने डायग्राम दिया है, आई इन सेंटर यानी कि एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी के बाइसेक्टर है ये, ठीक है जी, ओ पर मिल रहे हैं। बोला है एओ से ओई का रेशियो 7:5, एओ से ओई का रेशियो 7:5 है। आगे क्या बोला है, सीओ से ओडी का रेशियो 4:3, सीओ से ओडी का रेशियो 4:3। पूछा है बीओ से ओएफ का रेशियो क्या होगा। ये सवाल ज्योमेट्री का है पर कंसेप्ट इसमें रेशियो का लगेगा, कंसेप्ट। वर्टेक्स ए के सामने की साइड माना ये स्मॉल ए है, वर्टेक्स बी के सामने की साइड स्मॉल बी, वर्टेक्स सी के सामने की साइड स्मॉल सी, यही है। सवाल में क्या दिया है, सवाल में दिया है एओ से ओई का रेशियो, एओ बटा ओई, एंगल ए का बाइसेक्टर है ना ये एई, एंगल ए का बाइसेक्टर है, तो एओ से ओई का रेशियो क्या होगा, एंगल ए बनाने वाली साइड का सम यानी कि बी प्लस सी बटे तीसरी साइड ए, ये रेशियो आएगा 7:5। ऐसी मैंने एंगल बी का बाइसेक्टर खींचा, ये बीओ से ओएफ का रेशियो क्या है, ये बीओ से ओएफ का रेशियो आ जाएगा भाई, एंगल बी बनाने वाली साइड का सम, सॉरी हमें क्या दिया, सीओ से ओडी का, एंगल सी का बाइसेक्टर है सीडी, ये इन सेंटर दो टुकड़े कर रहा है, सीओ और ओडी, सीओ से ओडी का रेशियो क्या आएगा, एंगल सी बनाने वाली साइड का सम, एंगल सी बनाने वाली साइड है ए और बी बटे तीसरी साइड है स्मॉल सी, बराबर 4:3, ये दिया है। एक्चुअली में हमसे सवाल से पूछा गया, सवाल में पूछा है बीओ बटे ओएफ, ये क्वेश्चन में पूछा है। ये एंगल बी का बाइसेक्टर, एंगल बी बनाने वाली साइड का सम क्या है, ए और सी, ए और सी बटे तीसरी साइड बी आपसे पूछा है। तो ये तक यहां तक सवाल है ज्योमेट्री का। आगे इस ज्योमेट्री के इस सवाल से कोई लेना देना नहीं। अब ये क्वेश्चन बन गया रेशियो का, रेशियो का सवाल है बच्चों। ये आपको ये रेशियो दिया है, ये रेशियो दिया है, ये रेशियो निकालना है। अगर दो रेशियो दिए हैं मेरे भाई, तो उनमें हमें ये चेक करना होता है बैलेंस करने के लिए कॉमन क्या है। मान लो जैसे यहां पे b प्लस सी बटा ए ये दिया है, यहां दिया है
ए प्लस बी बटा सी। अगर मैं ऊपर नीचे का रेशियो ऐड कर लूं, यहां बी प्लस सी का 7 है तो ए 5 है। अगर ऐड कर लूं तो बी प्लस सी प्लस ए क्या आएगा, 7 और 5 12। अगर ऊपर नीचे का रेशियो ऐड कर दूं कॉमन है तो बी प्लस सी प्लस ए 7 5 12। यहां ऐड करता हूं तो ए प्लस बी 4 सी 3, तो यहां आएगा ए प्लस बी प्लस सी 4 3 7। इन दोनों रेशियो में ए प्लस बी प्लस सी कॉमन है, ऐड करो ऊपर नीचे, ए प्लस बी प्लस सी 7 5 12, यहां ऊपर नीचे ऐड करो ए प्लस बी प्लस सी 4 3 7। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक मोहल्ले में ए प्लस बी 12 है, एक जगह 7 है। 12 7 का एलसीएम होता है 84, तो ए प्लस बी प्लस सी को 84 बनाना पड़ेगा, 84 इक्वल करना पड़ेगा। अब जैसे यहां 12 हो रहा है, 12 को 84 बनाने के लिए ऊपर नीचे 7 से गुणा करनी पड़ेगी, 12 सत्ते 84, 49/25 आ जाएगा। यहां टोटल 7 हो रहा है, 7 को 84 बनाने के लिए ऊपर नीचे 12 से गुणा करनी पड़ेगी, 12 से। 12 चौक 48, 12 तिया 36, 48/36। अब देखो ऊपर नीचे टोटल सेम हो गया, 84 84। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, सॉल्व हो जाएगा। देखो यहां सी का मान 36 है प्लस ए का मान 24 है, बी का मान क्या आएगा, टोटल जोड़ के 84 होना चाहिए। सी प्लस ए कितना आ गया, 36 प्लस 24 60 आ गया। कुछ गड़बड़ कर दी क्या हमने, मुझे लगता है कुछ गड़बड़ कर दी हमने। बी प्लस सी 12 तो 7 से गुणा, ये जो 7 7 49, 7 पंजे 35 आएगा, सॉरी ये 35 आएगा यहां पर, 35। आंसर मैच नहीं हो रहा ना, यहाँ 12 से गुणा, 12 चौक 48, 12 36। सॉरी बेटा, यहां सी का मान कितना है 36, ए का मान है 35, तो सी प्लस ए आएगा 36 और 35 71। बी का मान निकालना है, अगर सी प्लस ए 71 है तो बी कितना आएगा, 84 में से 71 घटाएंगे 13, बी आ जाएगा आपका 13, क्योंकि जोड़कर 84 बनना चाहिए, 71 प्लस 13 84। तो सी प्लस ए बटे बी आएगा 71:13। पहला ऑप्शन इस सवाल का करेक्ट आंसर है, क्योंकि जोड़ के 84 बनना चाहिए। ठीक है, इसी के साथ एक खत्म होता है प्यारे बच्चे। जिसको नहीं समझ में आया वो स्किप कर दो, क्योंकि जब आप रेशियो पढ़ेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। क्लियर है, आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, एकदम क्लियर है। बहुत सारी केशव हर्षित। सर मेरे यूपी बोर्ड 2025 में 12th में 90% आए, मैं एसएससी की प्रिपरेशन कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकते हो। 90% की वजह 35% भी होते तो भी कर सकते थे। चलो ये खत्म हो गया है लगभग। कल हम आपको सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर पढ़ाएंगे। आज की क्लास में इतना ही, ठीक है जी।